हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद लगाते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत तुगलक वंश के बारे में बात करेंगे। इससे प्रीवियस वाली वीडियो में हम दिल्ली सल्तनत के इतिहास के बारे में जो पहली वीडियो थी, उसके बाद में दूसरी वीडियो जो कि गुलाम वंश जो 1206 से 1290 के मध्य चला, उसके जो प्रमुख शासक और शासिका थी उसके बारे में हम चर्चा किए। और खिलजी वंश जो कि 1290 से 1320 के मध्य में चला, और यहाँ से जो भी एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उसको हम कवर कर चुके हैं। आज हम दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत चौथी वीडियो है जो कि तुगलक वंश के बारे में चर्चा करेंगे, जिसके अगर शासन अवधि की अगर बात करें तो 1320 से लेकर 1414 के मध्य रहा। तो चलिए अब बात करते हैं तुगलक वंश के बारे में। तो देखिए, तुगलक वंश के बारे में अगर बात करें तो दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला राजवंश कौन सा था? तुगलक वंश था। यही बात करता है कि बार बार यहाँ से क्वेश्चन को पूछता है कि बताइए दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक समय तक अगर बात करेगा तो कौन सा राजवंश शासन किया? तुगलक वंश। वहीं अगर कम समय तक बात करेगा तो उस केस में कौन सा ऑप्शन आपको हो जाएगा? खिलजी वंश हो जाएगा। क्योंकि देखिए 1290 से 1320 मात्र 30 वर्षों तक खिलजियों द्वारा शासन किया गया। वहीं अगर गुलाम वंश की अगर बात करें तो यहाँ 84 वर्षों तक किया गया। और वहीं अगर बात करें तुगलक वंश द्वारा तो देखिए यहाँ 1414 1320 से लेकर 1414 अर्थात 94 वर्षों तक शासन किया गया। वहीं अगर बात करें सैयद वंश और लोदी वंश को तो हम बाद में कवर करेंगे, तो उस समय इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो चलिए बात करते हैं कि इस वंश के संस्थापक कौन थे। तो देखिए, इस वंश के अगर संस्थापक की बात करें तो गाजी मलिक, जिनका दूसरा नाम गयासुद्दीन तुगलक के नाम से भी जाना जाता है, इन्हीं के द्वारा तुगलक वंश की स्थापना की गई। और गयासुद्दीन तुगलक के अगर शासन अवधि की अगर बात करें तो 1320 से लेकर 1325 के मध्य गयासुद्दीन तुगलक द्वारा शासन की बागडोर संभाली गई। उसके बाद में बात करते हैं कि गाजी मलिक ने तुगलक वंश की स्थापना की और गयासुद्दीन तुगलक के नाम से अपना राज्याभिषेक करवाया। उसके बाद में कृषि के विकास के लिए इसने नहरों का निर्माण करवाया। देखिए, गयासुद्दीन जो तुगलक थे इन्होंने क्या करवाया? नहरों का निर्माण करवाया। संभवतः यह दिल्ली का पहला सुल्तान है जिसने नहर का निर्माण करवाया। इसने सबसे एक अच्छी प्रणाली जो कि डाक व्यवस्था की श्रेष्ठ और तीव्रगामी बनाया, अर्थात डाक व्यवस्था को श्रेष्ठ और तीव्रगामी बनाया। चलिए आगे बात करते हैं कि गयासुद्दीन तुगलक द्वारा किए गए कुछ कार्य के बारे में। इसने लगान के रूप में उपज का 1/10 या 1/12 हिस्सा ही लेने का आदेश जारी किया। और गयासुद्दीन ने अमीरों की भूमि पुनः लौटा दी। इसके पूर्वजों द्वारा, अर्थात जो पूर्व के वंश थे उनके द्वारा जो अमीरों की भूमि को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया गया था, तो उसे गयासुद्दीन तुगलक ने अमीरों की भूमि को क्या कर दिया? लौटा दिया, अर्थात उससे मुक्त कर दिया। इसने सिंचाई के लिए कुओं एवं नहरों का निर्माण करवाया। तो देखिए, बार बार क्वेश्चन पूछता है कि बताइए कि दिल्ली सल्तनत काल में कौन सा ऐसा शासक था जिसने कुएं और नहरों पर के निर्माण पर जोर दिया है? तो कौन दिया? गयासुद्दीन तुगलक। इसने अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चलाई गई घोड़े को दागने और चेहरा प्रथा को प्रभावी तरीके से लागू किया। तो देखिए, ये गयासुद्दीन तुगलक द्वारा अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में जो घोड़े को दागने और चेहरा प्रथा की शुरुआत की थी उसे प्रभावी रूप से लागू किया। उसके बाद में बात करते हैं कि इनके सैन्य अभियान के बारे में। तो देखिए, सैन्य अभियान की अगर बात करें तो तेलंगाना विजय की बात करते हैं इसमें। तो जूना खां के नेतृत्व में इसकी सेना ने तेलंगाना पर विजय प्राप्त की और इसी के बाद जूना खां का नाम मोहम्मद बिन तुगलक पड़ गया। देखिए, जूना खां के नाम से ही मोहम्मद बिन तुगलक जाना जाता है। उसके बाद में बात करते हैं कि तिरहुती विजय, जिसे हम मंगोलों का भी पर विजय की बात करते हैं। तो उसके बाद जूना खां के नेतृत्व में ही इसने मंगोलों पर भी विजय प्राप्त कर ली। उसके बाद गयासुद्दीन तुगलक ने खुद के नेतृत्व में बंगाल अभियान किया और जब यह बंगाल से वापस आ रहा था तो इसने सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के पास, सूफी संत कौन थे?
निजामुद्दीन औलिया के पास संदेश भेजा कि वह दिल्ली को छोड़ दे, तो इसके जवाब में निजामुद्दीन औलिया ने कहा कि हुनूज दिल्ली दुरस्त, अर्थात हुजूर दिल्ली अभी दूर है। आगे बात करते हैं मृत्यु की। तो देखिए गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बारे में हम बात करते हैं। जब गयासुद्दीन तुगलक बंगाल अभियान से लौट रहा था, तब लौटते समय तुगलकाबाद से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित, अर्थात तुगलकाबाद से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अफगानपुर में एक महल में सुल्तान गयासुद्दीन के प्रवेश करते ही वह महल गिर पड़ी, जिसमें दबकर उसकी मृत्यु मार्च 1325 ईस्वी में हो गई। उसके बाद में बात करते हैं कि गयासुद्दीन तुगलक के अगर मकबरे की बात करें, तो जहाँ पर गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु होती है वहीं पे एक मकबरा का निर्माण कर लिया जाता है। वो मकबरा कहाँ पे स्थित है, तो तुगलकाबाद में स्थित है। उसके बाद में बात करते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक, अब अगले शासक की बात करते हैं। जब मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है, तो अगला शासक बनता है मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि 1325 से लेकर 1351 के मध्य अपना शासन की बागडोर को संभालता है। देखिए गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक अर्थात 1325 से 1351 के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। अर्थात गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद जूना खां, जिसका दूसरा नाम क्या था, मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से ही दिल्ली की गद्दी पर बैठा। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली के सुल्तानों में सर्वाधिक विद्वान था। देखिए दिल्ली सल्तनत काल में जितने भी सुल्तान थे उसमें सबसे श्रेष्ठ विद्वान कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक। अपनी सनक भरी योजनाओं के कारण इसे स्वप्नप्रिय, स्वप्नशील, पागल एवं रक्त पियासु के नाम से भी जाना जाता था, अर्थात कहा जाता था। आगे बात करते हैं कि तुगलक वंश के अंतर्गत कुछ मोहम्मद बिन तुगलक की प्रशासनिक योजनाओं के क्रम को देख लेते हैं। जैसे दोआब में कर वृद्धि योजना, तो मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा दोआब में कर वृद्धि योजना को लागू की गई। राजधानी परिवर्तन की योजना बनाई गई। प्रतीक मुद्रा की योजना, खुरासान अभियान की योजना, फिर उसके बाद कराजिल अभियान की योजना, कृषि उत्पादन वृद्धि की योजना को अपनाया गया। तो चलिए हम इस सारी योजनाओं को बारी बारी से विस्तृत रूप से चर्चा कर लेते हैं। पहली है दोआब में कर वृद्धि योजना। देखिए दोआब में कर वृद्धि योजना की अगर बात करें तो मोहम्मद बिन तुगलक राजकीय आय को बढ़ाना चाहता था, इसलिए करों में वृद्धि की योजना बनाई और इस योजना को सर्वप्रथम दोआब क्षेत्र में लागू किया। परंतु जब इसने यह योजना लागू की तब दुर्भाग्यवश दोआब क्षेत्र में अकाल पड़ गया और किसान राहत की अपेक्षा कर रहे थे और उसी समय यह योजना लागू हो गई। परिणाम स्वरूप किसानों ने विद्रोह कर दिया और यह किसानों का पहला विद्रोह था। किसानों के विद्रोह के कारण इसने किसानों के लिए दीवान ए अमीर कोही अर्थात कोही नामक एक विभाग बनाया। उसके बाद में बात करते हैं कि राजधानी परिवर्तन की योजना। तो देखिए इसने राजधानी को दिल्ली से देवगिरी को ही दूसरे नाम किससे जाना जाता है, दौलताबाद स्थानांतरित कर दिया। इसका मुख्य उद्देश्य मंगोल आक्रमण से बचना तथा दक्षिण में इस्लाम का प्रचार प्रसार करके वहाँ राजनीतिज्ञ प्रभुत्व स्थापित करना था। इसलिए इसने राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद बनाने का आदेश दिया, जो कि असफल रहा। बाद में इसे फिर से राजधानी दिल्ली बनानी पड़ी। उसके बाद में आगे बात करते हैं कि सांकेतिक मुद्रा योजना। देखिए सांकेतिक मुद्रा योजना की अगर बात करें तो मोहम्मद बिन तुगलक ने तांबे और कांसे के सिक्के चलवाए, जिनका मूल्य चांदी के टके के मूल्य के बराबर हुआ करता था। इसने अपनी मुद्रा के निर्माण विधि को गुप्त नहीं रखा, जिस कारण घर घर नकली सिक्के बनने लगा और पूरा बाजार नकली सिक्कों से भर गया। जब इसे समझ आया कि इसकी योजना असफल हो गई, तब इसने आदेश दिया कि जिन लोगों के पास सांकेतिक मुद्रा है उन्हें जमा करके बदले में चांदी के सिक्के ले जाएं। उसके बाद में बात करते हैं कि खुरासान अभियान योजना की अगर बात करें तो देखिए इस समय जब ये योजना लागू की गई तो उस समय ईरान अर्थात खुरासान में मंगोल के शासन का क्या हो गया था, पतन हो गया था, जिसके कारण राजनीतिक
अस्थिरता थी, इसलिए राजनीतिक अस्थिरता का लाभ उठाने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने खुरासान अभियान की योजना बनाई। इसके लिए इसने 3,70,000 सैनिकों की सेना तैयार की और उन्हें 1 वर्ष का अग्रिम वेतन दे दिया। परंतु अंतिम समय में इतने खुरासान के शासक से संधि कर ली और उसके बाद में बात करते हैं अगली जो योजना थी इसकी, कराचिल अभियान योजना। तो देखिए, इसने सैनिकों के विद्रोह से बचाने के लिए उन्हें हिमालय की दुर्गम चोटी कराचिल अभियान के लिए भेज दिया, जहां पर अधिकांश सैनिक रास्ता भटक गए और कुछ आपसी विवाद के कारण ही लड़कर मर गए। इब्न बतूता के अनुसार अंत में केवल 10 अधिकारी ही बचकर वापस आ पाए। इसी के समय मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया था और मोहम्मद बिन तुगलक ने उसकी विद्वता से खुश होकर उसे दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया। अर्थात बार बार क्वेश्चन पूछता है यहाँ से कि मोरक्को का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था। तो किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। अब उसके बाद में बात करते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही दक्षिण में हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने 1336 ईस्वी में एक स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना की और इसी के साथ 1347 ईस्वी में एक और स्वतंत्र राज्य बहमनी साम्राज्य की स्थापना अलाउद्दीन बहमन शाह ने कर दी। अर्थात कुतुबुद्दीन ऐबक के समय 2 स्वतंत्र राष्ट्र का निर्माण हुआ, पहला विजयनगर और बहमनी साम्राज्य। अंततः मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 20 मार्च 1351 को हो गई और इसकी मृत्यु पर इतिहासकार बदायूनी का कहना है कि जनता को अपने राजा से और राजा को अपनी जनता से छुटकारा मिल गया। उसके बाद में आगे बात करते हैं, अगला जो शासक है फिरोज शाह तुगलक। देखिए, फिरोज शाह तुगलक 45 वर्ष की उम्र में दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा। गद्दी पर बैठने के बाद उसने बहुत सारे उन निर्माणों को वापस ले लिया जो कि उसके पूर्व के शासक के द्वारा दिए गए थे। उसने शरीयत के अनुसार शासन किया और शरीयत में जिन करों का उल्लेख नहीं किया गया था उसे बंद कर दिया। फिरोज शाह तुगलक अपने प्रशासनिक और लोक कल्याणकारी कार्यों के लिए प्रसिद्ध था। कुछ भी इतिहासकारों ने सल्तनत काल का अकबर फिरोज शाह तुगलक को कहते थे। अर्थात यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि बताइए कि दिल्ली सल्तनत काल का अकबर किसे कहा जाता था? तो फिरोज शाह तुगलक को कहा जाता था। फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुस्लिम शासक था। उसके बाद में बात करते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर सबसे पहले जजिया कर लगाया। जजिया कर गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला एक प्रकार का सुरक्षात्मक कर था। जजिया कर से निम्नलिखित लोगों को मुक्त रखा गया था। पहला, बच्चों को, बूढ़ों को, औरतों को, विकलांगों को और ब्राह्मणों को। फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया। अकबर ने 1564 ईस्वी में जजिया कर समाप्त कर दिया। औरंगजेब की अगर बात करें तो 1679 ईस्वी में पुनः जजिया कर लगा दिया। जजिया कर को अंतिम रूप से अगर बात करें तो मोहम्मद शाह रंगीला ने समाप्त कर दिया। उसके बाद में आगे बात करते हैं रीढ़ों की समाप्ति। देखिए, रीढ़ों की अगर समाप्ति की अगर बात करें तो फिरोज शाह तुगलक के शासक बनते ही उसने किसानों के ऋण को माफ़ कर दिया। उसके द्वारा केवल 4 कर लगाए गए। पहला, खराज जिसे लगान कहा जाता था। खम्स, युद्ध में लूट कर जो सामान लाया जाता था उस पर जो कर लगाया जाता था उसे खम्स के नाम से जानते हैं। अगर जजिया की बात करें तो गैर मुसलमानों पर लगने वाला सुरक्षात्मक कर को ही जजिया कहा जाता है। और ज़कात की अगर बात करें तो इस्लाम धर्म के अनुसार 2.5% का दान जो उन लोगों को देना पड़ता था जो मालदार हों और उन लोगों को दिया जाता था जो अपाहिज या असहाय या साधनहीन हो, उसे ज़कात कर कहा जाता है। उसके बाद में बात करते हैं कि
कि राजनीतिक अपराधों के दंड विधान में परिवर्तन की बात करें तो इसने राजनीतिक अपराध और राजद्रोह गबन के दंड विधान में परिवर्तन करके कठोर दंड की जगह सामान्य दंड देने की व्यवस्था की और उसके बाद में सरकारी सेवाओं को वंशानुगत बनाया। तो देखिए, फिरोज शाह तुगलक ने आदेश दिया कि सरकारी सेवक के वृद्ध होने या मृत्यु होने पर उसके पुत्र अथवा दामाद अथवा दास को सरकारी सेवा में नियुक्त किया जाए। नगद वेतन की जगह जागीर देने की व्यवस्था, इसने उच्च सैनिकों को नगद वेतन की जगह जागीर देने की व्यवस्था पुनः शुरू की। उसके बाद में बात करते हैं कि मुद्रा में सुधार। तो देखिए, मुद्रा में सुधार की अगर बात करें तो फिरोज शाह तुगलक ने 3 प्रकार की मुद्राओं का प्रचलन किया। पहला संसगनी, यह चांदी की मुद्रा हुआ करती थी, यह ईका के मूल्य का 1/6 थी। उसके बाद में बात करते हैं अध, यह तांबे की मुद्रा थी, यह जीतल के मूल्य का 1/2 थी। उसके बाद बिक की अगर बात करें तो यह तांबे की मुद्रा थी, यह जीतल के मूल्य के 1/4 के बराबर थी। अगर नहरों की निर्माण की अगर बात करें तो सुल्तान ने अनेक नहरों का निर्माण करवाया। यह नहर दिल्ली एवं हरियाणा के मध्य केंद्रित थी। जो किसान इन नहरों से सिंचाई करते थे उनसे ह के सर्व अर्थात सिंचाई कर लिया जाता था, जो उपज का 1/10 होता था। उसके बाद में बात करते हैं दासों से प्रेम। देखिए, यह सर्वाधिक दास प्रेमी सुल्तान था, अर्थात इसके पास 1,80,000 दास थे। इसने दासों को नियंत्रित करने के लिए दीवान ने वैदगान अर्थात दासों का विभाग स्थापित किया। प्रत्येक दास को 10 से 100 टका वार्षिक वेतन दिया जाता था। सिफा खाना की व्यवस्था की अगर बात करें, जिसे निःशुल्क चिकित्सालय कहा जाता है, इसने अनेकों निःशुल्क चिकित्सालय की स्थापना करवाई और दार उल सफ नामक राजकीय अस्पताल खुलवाए। उसके बाद में बात करते हैं कि फिरोज शाह तुगलक के उत्तराधिकारी की अगर बात करें तो फिरोज शाह तुगलक के कितने पुत्र थे? 2 पुत्र थे। पहला फतेह खां और दूसरा मोहम्मद खां। इसमें फतेह खां की मृत्यु फिरोज शाह तुगलक के जीवन काल में ही हो गई और मोहम्मद खां को फिरोज शाह के दासों ने राजधानी से भगा दिया। इस कारण फतेह खां का पुत्र तुगलक शाह द्वितीय इसका उत्तराधिकारी बना, जिसने 1388 से 89 तक शासन किया। 1389 में इसकी मृत्यु के बाद इसका छोटा भाई अबू बर्क शाह दिल्ली का सुल्तान बना। इसके बाद छोटे कार्यकाल के लिए या छोटे काल के लिए और भी कई सुल्तान बने, पर उनका इतना कोई प्रभाव नहीं रहा। और तुगलक वंश के अंतिम शासक की अगर बात करें तो नासिरुद्दीन महमूद था। आगे बात करते हैं कि नासिरुद्दीन महमूद शाह के बारे में बात करते हैं कि मार्च 1394 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत का शासक नासिरुद्दीन महमूद शाह बना। इसकी दुर्दशा को देखकर व्यंग से कहा जाता था, विश्व के सम्राट तुगलकों का राज्य दिल्ली से पालम तक फैला हुआ था। उसके बाद में बात करते हैं कि 17 दिसंबर 1398 ईस्वी को तैमूर का आक्रमण दिल्ली पर हो गया तथा सुल्तान स्वयं गुजरात भाग गया। पुनः वजीर मल्लू खां ने सुल्तान को दिल्ली बुलाकर गद्दी पर बिठाया, लेकिन सन 1414 ईस्वी में महमूद शाह की मृत्यु हो गई, जिससे तुगलक वंश का अंत हो गया। दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।